वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल P3 ट्रेनिंग स्टेशन में। अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं सरोज कुमार आपको पढ़ाऊँगा बिहार बोर्ड में क्लास 10th में जो बुक है, लिटरेचर बुक, जिसका नाम है पैनोरमा पार्ट 2। इस बुक में जो भी प्रोज एंड पोएट्री के सेक्शंस हैं उनके एक एक चैप्टर्स को मैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी गोइंग लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, ग्रुप एक्टिविटीज़, रिलेटेड ग्रामर्स, सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे देने की मेरी कोशिश होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मन लगा करके इस चैनल पे विज़िट करेंगे और अपना जो इंग्लिश का समस्या है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। तो जीवन की रफ्तार, द पेस फॉर लिविंग, जीने की गति, द पेस फॉर लिविंग, इससे आपको क्या समझ में आता है। मैं आप कोशिश करता हूँ पहले, चूँकि किसी भी सब्जेक्ट का जब आप हेडिंग समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए पूरे चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं द पेस फॉर लिविंग, पेस मीन्स रफ्तार, पेस मीन्स गति, और ये गति किस चीज़ की? जीने की गति, जीविकोपार्जन की गति, जिंदगी की जद्दोजहद की गति। और ये गति मीन्स जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिक वातावरण है, जहाँ पे हम टेक्निकली इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल एडवांस होती जा रही है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होते जा रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो इन सब के साथ जब हम अपने आप को कोप अप करते हैं, एडजस्ट करके, और ख़ुद को और बेहतर बनाते हैं, आधुनिक मॉडर्न जो दुनिया है उससे कदम से कदम मिलाकर चल पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने जीवन के रफ्तार से ताल में ताल मिला लिया है, कदम में कदम मिला लिया है। सो द पेस फॉर लिविंग कुछ ऐसा ही है, ये जीने की गति है, जीवन की रफ्तार है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं हमारे रे कॉरिटन हचिनसन। रे कॉरिटन हचिनसन, जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं RC हचिनसन। ये हमारे इस चैप्टर के ये जो छोटा सा पीस ऑफ वर्क है इसके राइटर हैं, और इनके बारे में हमने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे कंपाइल किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाए। फुल नेम रे कॉरिटन हचिनसन। उनका पूरा नाम क्या था? रे कॉरिटन हचिनसन, जिनको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? RC हचिनसन। उनकी जो जन्म हुई थी, लाइफ ये देखिए हेडिंग है लाइफ, 1907 से 1975, 1907 टू 1975, ये उनकी जीवन काल है। और सिटीजनशिप कहाँ की थी उनकी? वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक थे। उनकी आइडेंटिटी हम उन्हें किस रूप में आज याद कर रहे हैं? उनकी आइडेंटिटी कैसे है? एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट के तौर पे है। नोवेलिस्ट जो नोवेल लिखते हैं, तो ब्रिटेन के रहने वाले एक नोवेलिस्ट के रूप में उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है। आइए हम उनके वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क क्या होता है? जब एक राइटर अपने जीवन काल में अलग अलग लिटरेरी वर्क मीन्स पीस ऑफ राइटिंग्स प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने, वो पब्लिश करता है, उसको हम उसका वर्क बोलते हैं। तो उनके वर्क में शॉर्ट स्टोरीज़, छोटी छोटी कहानियाँ, प्लेज, जो नाटक होते हैं मंच पे, जो रंगमंच पे खेले जाते हैं, आर्टिकल्स, किसी भी टॉपिक पे आपने अपना मंतव्य लिखा, आर्टिकल्स, बुक रिव्यूज़, किसी और की लिखी हुई बुक को आपने रिव्यू किया, अपना ओपिनियन दिया, क्रिटिसाइज़ किया, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो ये सब बुक रिव्यूज़ में आ जाते हैं। ब्रॉडकास्ट्स, ये ब्रॉडकास्ट ऐसा है कि आपने कभी किसी को ऐसे लिखा, कोई लेटर लिखा, और आपके उस लेटर या ऐसे को जब किसी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, कहीं पे भी जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो उसको हम ब्रॉडकास्ट की कैटेगरी में डालते हैं। और RC हचिनसन के खाते में बहुत सारे ब्रॉडकास्ट्स हैं, मैं स्पेशली इस पे बात करूंगा आपसे। लेटर्स,
मैंने बता दिया नॉवेल्स, ये सभी उनके वर्क में शामिल हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि आखिर उनके कुछ बेहतरीन नॉवेल्स कौन कौन हैं जिसके कारण दुनिया में उनको एक अलग पहचान मिली। उनके नॉवेल्स हैं अ चाइल्ड पोजेस्ड, ये नॉवेल है उनके। एग्ज़ाम में ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ऑथर्स एंड देयर बुक्स। तो अगर हचिंसन की कोई नॉवेल आ जाते हैं बुक एग्ज़ाम में तो आप आराम से उसको स्पॉट कर पाएंगे। चाइल्ड पोजेस्ड उनकी पहली नॉवेल, जोना एट डे ब्रेक, जोना एट डे ब्रेक ये उनकी दूसरी नॉवेल। ओरिजिन ऑफ कैथलीन ये उनकी तीसरी नॉवेल। राइजिंग, राइजिंग उनकी जो नॉवेल थी उसको पूरी दुनिया में पहचान मिली, बेस्ट सेलर बुक बनी वो, नॉवेल बनी वो। तो राइजिंग उनकी नॉवेल थी। और फ्रेंजिस्का ये एक नॉवेल है, फ्रेंजिस्का, जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में उसे पब्लिश नहीं करवा पाए। इनफैक्ट वो अनफिनिश्ड रह गया। तो अनफिनिश्ड, अनपब्लिश्ड ये उनकी नॉवेल है फ्रेंजिस्का। ये हो गई अबाउट द ऑथर। एक और हेडिंग उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो बुक है, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसके पहले ही स्टेंजा में आप देखेंगे कि आखिर आरसी हचिंसन के लिखने का स्टाइल कैसा था, किन किन मुद्दों को वो उठाते थे, किस तरह से वो अपनी जो उनकी राइटिंग स्किल थी उसको प्रेजेंट करते थे दुनिया के सामने। तो उसके बारे में मैंने बहुत शॉर्ट में कंपाइल कर दिया है आपके लिए। राइटिंग स्टाइल में आप लिखेंगे टचेज सेंसिटिव इश्यूज ऑफ कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। इसको समझ लीजिए, सेंसिटिव इश्यूज़ क्या होते हैं। जैसे हमारे समाज में सेंसिटिव इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, बाल विवाह सेंसिटिव इशू है, दहेज प्रथा सेंसिटिव इशू है, छोटे बच्चों को काम पे लगा देना सेंसिटिव इश्यूज़ है। ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं कि राइटर्स के दिमाग को हमेशा वो टॉर्मेंट करते रहते हैं। राइटर्स अपनी ओपिनियन उस पे देते हैं, और जब राइटर इन सब मुद्दों को उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से उठाते हैं। मीन्स जिस काल में वो जी रहे हैं उसी काल में जो इश्यूज़ हैं उनके आसपास, उनके सराउंडिंग में, उसको लेकर के वो अपनी किताबें या नॉवेल्स लिखते हैं। तो उन्होंने भी टचेज सेंसिटिव इश्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। And second point is includes contradictions and paradoxes। ये दो वर्ड है, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इसको आसान तरीके में हम लोग समझेंगे। आरसी हचिंसन जब लिखते थे तो उनने ऐसा नहीं है कि उनने अपनी बात रख दी, वो हमेशा समाज के अलग अलग कैरेक्टर्स को लेते थे और उसकी जो मनःस्थिति है, उसकी जो ओपिनियन है, या तो उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते थे, मीन्स वो विरोधाभास हो जाता था, वो कभी उनको फॉलो कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स में। पैराडॉक्सेस, जो विरोध होते हैं, विरुद्ध मत होते हैं, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के मत अलग हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, मुद्दे पे। तो ये सारी चीज़ें, आपसी विवाद, आपस के मतांतर जो होते हैं, इन सभी चीज़ों को वो शामिल करते थे अपनी राइटिंग स्टाइल में। ये बहुत ही अच्छा 2 पॉइंट में मैंने आपको समराइज कर दिया है, आप इस नोट्स को रखेंगे। यहाँ देखिए, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कभी भी जब लिटरेचर की आप पढ़ाई करें ना, चाहे किसी भी चैनल पे करें, किसी भी टीचर के साथ करें, सभी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं ना, आप स्विच ओवर करते हैं, आप इस चैनल पे थोड़ा सा, उस चैनल पे थोड़ा सा, तो एक रिदम कहीं ना कहीं टूट जाता है आपके सीखने में भी और हमारे सिखाने में भी। तो अगर आप इस चैनल पे आए हैं, आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप यकीन मानिए इस चैनल पे जो पढ़ाई आपको इंग्लिश की मिलेगी वो इतनी बेहतरीन मिलेगी, सहज मिलेगी, और बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ाई होगी, डिटेल्ड स्टडी होगी, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हचिंसन के राइटिंग स्टाइल को समझने के बाद में अब हम बात करेंगे, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, ये हचिंसन के कौन से वर्क में शामिल है। इन द सेंस ये स्टोरी है, ये प्ले है, ये लेटर है, ब्रॉडकास्ट है, नॉवेल है, आखिर ये है क्या। तो मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस पे विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, लेकिन मैं 100% दावे के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा ये बिल्कुल सही है और आप बेहिचक इसे लिखें, इसको कोई भी काट नहीं सकता है।
मैं आप ही के बुक से इसका जवाब ढूंढ के निकालता हूँ और पेज नंबर 6 पे जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6.1 का 6 मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एस्से। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एस्से ये आपके बुक में लिखा है, और चूंकि बुक में लिखा है तो अब मैंने सोचा कि ये तो एस्से है, फिर मुझे इसका प्रूफ चाहिए। मैंने बहुत सारा सर्च किया, हचिंसन का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उस साइट पे जाकर के मैंने देखा, और फिर जाकर के मुझे पता चला कि एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है द पेस फॉर लिविंग, ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स स्मॉल पैसेज, एक छोटा सा पैराग्राफ आप मान के चले, 1-2 पेज का ये छोटा सा पैराग्राफ है, पैसेज है, एक्सर्प्ट है। ये लिया गया है कहाँ से? जो हचिंसन का वर्क है ब्रॉडकास्ट। यहाँ आप देखिए ब्रॉडकास्ट, मैंने आपको अभी समझाया ब्रॉडकास्ट क्या होता है। तो ब्रॉडकास्ट जो उनका था उसी में से एक छोटा सा पैसेज लेकर के और एक चैप्टर के रूप में द पेस फॉर लिविंग यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो एक लाइन में आप यहाँ लिख सकते हैं एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज ब्रॉडकास्ट, एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज ब्रॉडकास्ट, और एन एस्से टेकन फ्रॉम हिज ब्रॉडकास्ट। ये दोनों में से कुछ भी आप लिखें 100% सही होगा। आइए अब मैं आपको इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। जब हम किसी चैप्टर के बारे में उसकी बैकग्राउंड और उसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम वेरी पर्टिकुलर उस चैप्टर में जो चीज़ें मेंशन हुई हैं उसकी बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा है, कैप्चर्स एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, एगोनी मीन्स पीड़ा। पीड़ा, बहुत तरह के पीड़ा, आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, बहुत तरह की पीड़ाएं हैं जीवन में। तो एगोनी, दर्द, पीड़ा ऑफ अ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन किसको कहेंगे ये समझिए आप। सपोज हम लोग 2021 में जी रहे हैं, तो अगर कोई इंसान आपको ऐसा लगता है कि हमारे दादाजी हैं वो मोबाइल नहीं चला पाते हैं, तो क्या आप उनको मॉडर्न मैन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप खुद को मॉडर्न मैन बोलेंगे, क्योंकि आपने आज के जीवन शैली में अपने आप को ढाल लिया है। तो मॉडर्न मैन का मतलब होता है जो वर्तमान के परिवेश में अपने आप को ढाल चुका है, उसे हम मॉडर्न मैन बोलते हैं। तो ये कहानी, ये एस्से जब लिखी गई होगी उस वक्त 1960 के करीब में जब ये लिखी गई होगी, उस वक्त का इंसान जो होगा वो मॉडर्न मैन होगा इस कहानी में। आज का इंसान नहीं है, आज का इंसान तो बहुत एडवांस हो चुका है। यहाँ जो मॉडर्न मैन है ये उस वक्त का 1960 के ईस्वी का दशक का ये मॉडर्न मैन है। तो एगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन, एक मॉडर्न मैन, एक वर्तमान जो व्यक्ति है उस वक्त का, उसकी क्या पीड़ा है, उसके क्या दर्द है, उसके बारे में है। अबाउट, किस बात की पीड़ा है उसको? अबाउट फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल। फास्ट पेस्ड लाइफ, बहुत चर्चा कर लिया हमने। फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल क्या होता है? तो फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल जब होता है मीन्स जब जीवन के तौर तरीके बहुत तेज़ी से बदलते हैं और इम्प्रूव करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम उसको एक लोड के रूप में फील करते हैं, स्ट्रेस के रूप में फील करते हैं। जैसे अभी आप सिंपल एग्जांपल ले लें, मोबाइल का आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर, पहले क्या था, ऐसा कीपैड होता था, डायल किया फ़ोन, बात किया, मैसेज रिसीव कर लिया, दैट्स इट, इतना ही काम था मोबाइल। आज क्या है, मोबाइल इज़ not a means of communication only, it is in fact computer in our hand। ये हमारे हाथ में चलता फिरता कंप्यूटर है। तो जिसने इसको यूज़ करना नहीं सीखा, जिसने इसके प्रैक्टिकलिटी को समझ नहीं पाया, उसके लिए तो ये क्या है, एक टेंशन हो गया ना। या फिर इसके जो हैज़ार्ड्स हैं, जो वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, रेडिएशंस हैं, ये सब तो एक हैज़ार्ड के रूप में, खतरनाक एलिमेंट्स के रूप में हमारे शरीर को भी असर कर रहा है। तो हालांकि हम एडवांस तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हम ही को सफ़र करना है। तो कभी कभी हम साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाता है, वो तो टेंशन में आ गया ना। तो ऐसे इंसानों की यहाँ पे बात हो रही है जो जीवन की रफ्तार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और उस वजह से वो पीड़ा में है, दर्द में है। तो मॉडर्न मैन अबाउट फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग।
और ये तेज गति ज़िंदगी जो है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। जहाँ इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे अगले क्लास में, उसके पहले एक छोटा सा ग्रुप एक्टिविटी है, आपको मिलकर डिस्कस करना है कि आज के लाइफ में आप कितना कंफर्टेबल हैं, आपका क्या ओपिनियन है, मत है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी आते हैं। तो चैप्टर को आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं उस पर बेस्ड आपको अपनी ओपिनियन 4, 5, 10 लाइन में लिखनी पड़ती है। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले वो छोटा सा जो एक ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं क्लास में, मैं उस पर हिंट आपको ज़रूर दूंगा कि आखिर फास्ट पेस्ड लाइफ का मतलब क्या है। बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा, 5 मिनट का वीडियो होगा, आप ज़रूर उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसका नोट्स ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से नोट्स बना लें, प्रिपेयर कर लें और बने रहें P3 ट्रेनिंग स्टेशन चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 10th पैनोरमा इंग्लिश बुक के एक चैप्टर की बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी आपको इसी चैनल पे पढ़ने को मिलेगा। और ऐसा ग्रामर जो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सारे एक्सरसाइजेज मैं आपको इसी बुक से करवाऊँगा विथ कंसेप्ट्स। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।